फरहाद, इधर आओ बेटा। क्या बात है, आजकल बहुत चुप चुप रहने लगे हो? कोई बात है तो बताओ मुझे, कोई परेशानी है तो? उन्होंने राहदारी से गुजरते फरहाद को पुकारा था, जो आजकल खामोश खामोश सा रहने लगा। नहीं मॉम, ऐसी बात नहीं है, बस पेपर्स होने वाले हैं ना, इस वजह से थोड़ा मसरूफ हूँ। उसने मुस्कुरा कर जवाब दिया, लेकिन आंखों की बेरानी सारा बेगम से छुपी नहीं रह सकी। अच्छा जाओ आराम कर लो, थोड़ी देर कमरे में घुसते ही पढ़ने मत बैठ जाना। वो उनके माथे पर बोसा देता कमरे में चला गया। अल्लाह मेरे बच्चे की परेशानी दूर करें, आमीन। उन्होंने अल्लाह की बारगाह में हाथ फैलाए कहा। फारिब देख, जो तूने इन्फॉर्मेशन दी थी, जिस पर हमें शक था, वो तो दुरुस्त निकली। अब बता आगे का क्या सोचा है? सुबह के 7 बजे का वक्त था। वो और फारिब पार्क में जॉगिंग कर रहे थे। चल बस फिर अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं काम। कल मैं तेरे घर आऊँगा, जावी और फरहाद को लेकर फिर सारा प्लान फाइनल कर लेंगे। वो जोश से बोला था। हाँ सही, इंशाल्लाह सब अच्छा ही होगा। शयान ने भी सारा मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। चलो मिस्टर शयान, अब भौंको, कौन लड़की है जिसका इश्क दिल में दबाए बैठे हो? फारिब किसी तरह टलने के मूड में नहीं था। शयान तो वैसे भी ज़हनी तौर पर तैयार था। उसको पता था फारिब ना कुछ भूलता है और ना आसानी से पीछा छोड़ता है। इफ़रा। शयान के लबों पर तबस्सुम बिखरा। फारिब के तासुरात का बेसब्री से इंतजार था उसको। ओ अच्छा, नाम सुना सुना अंदाज नॉर्मल था। शयान ने मुस्कुराहट दबाई। अगले लम्हे वो 2 फुट ऊंचा उछला। हैं क्या? इफ़रा, अपनी इफ़रा मेरी बहन? हाँ तेरी बहन। फारिब की आंखें बेयकीनी से फैली हुई थी और शयान का तो मुस्कुराहट दबाते बुरा हाल हो रहा था। फिर एकदम से वो भरपूर मुस्कुराया। और ये कब से चल रहा है? अब जब उसको यकीन आ गया था तो खुशी अंग अंग से फूट रही थी। बेशक शयान से बेहतरीन इफ़रा के लिए कोई हो ही नहीं सकता था। यार मैं तो बचपन से उस पर दिल हारा हुआ हूँ। अब फारिब बीच ट्रैक पर सर पकड़कर बैठ चुका था। शयान ने उसका कंधा हिलाया। ओए उठ, क्या हुआ? डूड, माई होल लाइफ वाज अ लाई। मतलब मुझे पता ही नहीं चला, मेरा दिमाग आंखें कहाँ थी बचपन में? शयान का कहका सारे माहौल में गूंजा था। बेटा तेरा दिमाग और आंखें हर वक्त फरहाद के दोस्तों पर ही हुआ करती थी, हर एक को तो पीट कर आ रहा होता था। वाकई शयान 100% दुरुस्त था। जानी, मैं बहुत खुश हूँ, मेरी बहन के लिए तुझसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। अल्लाह तुम दोनों को दुनिया की हर खुशी दे, आमीन सुम्मा आमीन। वो खड़ा होता शयान के गले लगता बोला, आमीन। शयान मुस्कुराता बोला। फारिब उससे अलग होता दोबारा गले लगा था। उसके अंदाज से साफ जाहिर था वो बहुत खुश था। यार तुझे नहीं पता आज तूने कितनी बड़ी मुश्किल आसान की है मेरी। मुझे हमेशा डर लगता था इकरा के लिए, वो कैसे लोगों में जाएगी, लेकिन आज मैं इस फिक्र से आज़ाद हो गया। मुझे पता है तो दुनिया की हर खुशी उसके कदमों में रख देगा। शयान हनूस मुस्कुरा रहा था। उसको अंदाज़ा था फारिब खुश होगा, लेकिन इतना? फारिब तो बेफिक्र रह, मैं उसको इंशाल्लाह हमेशा खुश रखूंगा। उसको अलग करता शयान बोला। और कसम ले ले, जो तूने उसको अब लंबा लंबा बोला ना, तेरे दांत तोड़ दूंगा। शयान ने उसका मुक्का दिखाया था। तो मैं उसको कब बोलता हूँ? साफ मुकरा था और ये कहते ही आगे की जानिब भागा था, क्योंकि उसको पता था पीछे शयान का मुक्का तैयार था। ए मेरे पास, मैं याद दिलाता हूँ तुझे। वो भी उसके पीछे दौड़ा था। तुम्हारा नाम लिख लिख कर मिटाना भूल जाता हूँ, तुम्हें जब याद करता हूँ भुलाना भूल जाता हूँ। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो दिल में रहती हैं, मगर जब तुमसे मिलता हूँ सुनाना भूल जाता हूँ। मैं हर शाम कहता हूँ कि तुमको भूल जाऊँगा, मगर जब सुबह होती है तो भुलाना भूल जाता हूँ। मोहमिल, तुमने मेरे दिल पर अपनी छाप छोड़ दी है। मैं चाहकर भी तुम्हें भुला नहीं पा रहा। स्टडी टेबल के सामने बैठा वो सोच में गर्क था। और एक बात यह भी है, मेरा दिल नहीं मानता तुम्हें दिल से निकाल देने को। वो तल्खी से मुस्कुराया था। तुम वो पहली लड़की हो जिसको देखते ही मेरा दिल धड़कना भूल जाता है। मैं अपने आप में नहीं रहता, तुम में खो जाता हूँ। बताओ क्या करूँ मैं ऐसा जो तुम दिल से निकल भी जाओ और मेरी सांसें भी चलती रहें। उसकी आंख से एक आंसू गिरकर गिरेबान में जज्ब हुआ। बाहर खड़े सब सुनते फारिब का दिल रो रहा था, लेकिन वो ये बात भी जानता था फरहाद का दिमाग ठिकाने लगाना आसान नहीं था। अब उसको कोई कदम उठाना था जिससे फरहाद का हिला हुआ दिमाग भी ठिकाने पर आ जाए और मसला भी हल हो जाए। हम आखिरी सांस तक तेरे यार हैं, दिल पर सारे इख्तियार तेरे हैं। तुम आओ तो नींद में नहीं आती, नींद आए तो सारे ख्वाब तेरे हैं। शेर लिखकर इफ्रा के नंबर पर सेंड किया। अब उसको जवाब का इंतज़ार था। थोड़ी देर बाद फ़ोन बजा। उसने मुस्कुराकर फ़ोन उठाया और जो पड़ा दिल चाह अपना सर दीवार पर दे मारे। मैसेज भी तो ऐसा ही था। ओह, भाभी को भेजना था, गलती से मुझे भेज दिया। वैसे है तो कमाल का शेर। लड़की, एक बात तो बताओ। अब शयान को उसकी दिमागी हालत पर शक हुआ। जी जी पूछे, फौरन जवाब आया। हम जब यहाँ से शिफ्ट हो गए थे तो क्या उसके बाद तुम गिरी थी? क्या मतलब, सर पर लगी तो नहीं? उसने अपना शक तो थी, वैसे आप क्यों पूछ रहे हैं? नहीं कुछ नहीं, वैसे ही पूछ रहा हूँ। चलो इंशाल्लाह फिर बात होती है, अल्लाह हाफिज़।
اس نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ اب تو ضروری ہو گیا تھا اس کو احساس دلانا بھی، یہ سوچتا سونے کے لیے لیٹ گیا۔ ویسے دیکھا جائے تو غلطی اس بابلی افرا کی بھی نہیں تھی، بچپن سے آج تک لڑکے ہمیشہ اس کے 100 فٹ کی دوری پر ہی رہے تھے۔ فارغ فرحات کی غنڈہ گردی ہی اتنی تھی اور اس کو یہ سب سمجھنے میں وقت تو لگنا ہی تھا۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جس سے پہلے فرحات کہیں گم ہو جانا چاہتا تھا، وہ اپنے حواسوں میں ہی نہیں تھا۔ اس کو نہیں پتا تھا صبح سے کیا ہو رہا ہے۔ محمل ہمدان والد ہمدان احمد، آپ کا نکاح جان زیب کامران والد کامران احمد کے ساتھ 2 لاکھ حق مہر سکہ راج الوقت طے پایا ہے کہ آپ کو قبول ہے؟ فرحات کمرے میں بہت ضبط سے کھڑا تھا۔ اس کو لگ رہا تھا اگر محمل نے ہاں کر دی تو وہ اگلی سانس نہیں لے سکے گا۔ وہ کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح کھڑا تھا جو سب کچھ ہار چکا ہو اپنی ضد میں۔ اس کی سرخ ہوتی آنکھوں میں نمی تھی، وہ مجبور تھا کیونکہ اس کا اپنا فیصلہ تھا۔ وہ اپنے خیالوں میں تھا کہ محمل کی کپ کپاتی آواز اس کے کانوں میں پڑی، قبول ہے، اسی طرح 3 بار دہرایا گیا۔ اس پل فرحات حیات مرزا کو لگا آج اس کا سب کچھ لٹ گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو چکے تھے، دل میں ایک درد سا اٹھا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کر گزرے، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے دل کی ملکہ اب کسی کے گھر کی ملکہ بن چکی تھی۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ دکھ اب ساری زندگی کا ہے۔ وہ ایک دم سے نہیں چلاتا، ایک جھٹکے سے اٹھا، برابر سویا فارغ ہڑبڑا کر جاگا تھا جو فلم دیکھتے دیکھتے وہیں سو چکا تھا۔ وہ لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ فارغ نے اس کو پانی دیا۔ تھوڑی دیر میں اس کے حواس قابو میں آئے تو فارغ نے کندھے پر ہاتھ رکھتے پوچھا، بھائی ٹھیک ہے اب؟ شاید کوئی برا خواب دیکھا تھا تو نے؟ فرحات بیڈ سے ٹیک لگاتا بولا، ہاں یار بہت برا خواب تھا، تجھے پتہ ہے محمل کا نکاح ہو گیا تو اس منحوس جان زیب سے، اور میں بالکل بے بس تھا یار۔ فارغ لمبی سانس کھینچتا بولا، میری بات سن میرے بھائی، تو اتنا بے بس صرف خواب میں ہی ہو سکتا ہے، اگر اصل میں ایسا کچھ ہوتا نا تو بیٹا تو جان زیب کی ہڈی پسلی ایک کر چکا ہوتا۔ اب سو جا سکون سے، اور قسم سے اب اگر تو کوئی آڑا ترچھا خواب دیکھ کر جاگا اور تیری وجہ سے میں جاگا نا تو تجھے ایک لات مار کر نیچے پھینک دوں گا اور وہیں تیری ساری عاشقی نکل جانی ہے۔ فارغ اس کی طرف خونخوار نظروں سے دیکھتا بولا، تو سالے دفعہ ہونا اپنے کمرے میں۔ اپنی جگہ پر لیٹتے اطمینان سے کہا گیا، نو برو، تجھے پتا ہوگا اس وقت چڑیلیں گھوم رہی ہوتی ہیں اور وہ حسین مردوں پر عاشق ہوتی ہیں۔ فرحات آنکھیں گھماتا بولا، بیٹا حسین مرد نہ تو ان میں کہاں سے آ گیا، چل دفعہ ہو اپنے کمرے میں۔ فارغ نے اس کی باتوں پر زیادہ کان نہیں دھرے اور آنکھیں بند کر گیا۔ فرحات بھی اس کو لعنت دیتا سونے لیٹ گیا، لیکن نیند اب آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ارے میری دلہن کہاں جا رہی ہے؟ اس کو کالج سے آتے دیکھ کر خالد کی زبان پھسلی، تیرے چچا کی بارات میں چلے گا؟ چہرے پر حد درجہ سنجیدگی سجائے فاطمہ نے کہا، یہ جو زبان ہے نا تمہاری کاٹ نہ دی تو میرا نام بدل دینا۔ شہادت کی انگلی سے اس کے منہ کی طرف اشارہ کیا گیا۔ خالدہ؟ وہ ادھر ادھر دیکھتی لاپرواہی سے بولی تھی، ہیں کیا؟ کون؟ وہ سر کچاتا نہ سمجھی سے بولا، تم نے کہا نا نام بدل لو گے تو وہی بتا رہی تھی، یہ رکھ لینا۔ اپنی پراعتماد آنکھیں اس پر جماتی بولی، تیری اتنی ہمت میرے سامنے؟ وہ اس کو ڈرانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ ہے ہمت تو کیا؟ وہ اس کے قریب آتی کمر پر ہاتھ رکھے بولی، سارا محلہ واقف تھا فاطمہ کا ہاتھ جب اڑتا تھا تو چھاپ چھوڑ دیتا تھا، ایسے ہی تو کبھی خالد کی اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ اس کو ہاتھ تو لگا لے۔ لڑکی ہوتے ہوئے بھی وہ اپنی ماں کے لیے بیٹے سے کم نہیں تھی۔ آس پاس لوگ رک رک کر دیکھنے لگے۔ خالد اس کو دیکھتا اپنی دکان میں گھس گیا اور فاطمہ مزے سے ہاتھ چھاڑتی اپنے گھر کی جانب چل دی۔ یونی سے واپسی پر فارغ کا فون بجا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر ڈیش بورڈ سے اٹھایا تو دیکھا پرائیویٹ نمبر جگمگا رہا تھا، اس کی خوبصورت پیشانی پر بال ابھرے تھے۔ السلام علیکم جی، کون؟ شیلا بات کر رہی ہوں مسٹر فارغ۔ مسٹر پر زور دیتے اس نے نزاکت سے کہا، جی کہیں کوئی خاص کام؟ وہ جان چھڑانے والے انداز سے بولا، تمہیں یاد ہوگا فارغ ساویار کی کافی میں زہر کا میسج آیا تھا تمہارے پاس، تو وہ میں نے کیا تھا، اور یہ بھی یاد ہوگا کہ نیچے لکھا تھا کہ یہ ادھار رہا۔ وہ جتاتے ہوئے بولی۔ فارغ کو ایک دم جھٹکا لگا، تو بتانے والی یہ تھی؟ اس نے ایک طرف گاڑی روکی، ہاں تو اب میں نے فون یوں کیا ہے کہ اب تمہارے ادھار چکانے کا وقت آ گیا ہے۔ فون سے مسکراتی آواز ابھری، تو آپ کیا چاہتی ہیں؟ وہ اس کا ارادہ جاننا چاہ رہا تھا۔ فی الحال میں پرل کانٹیننٹل میں بیٹھی ہوں، آ جاؤ باقی باتیں وہاں کرتے ہیں۔ اچھا میں آتا ہوں، اس نے کہتے ہی فون بند کیا۔ آج اس کو یہ قصہ ہی ختم کرنا تھا، کیوں شیلا اس کے پیچھے پڑی ہے، یہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ 15 منٹ بعد وہ انٹرنس سے داخل ہوتا نظر آیا۔ بلیک جینز پر سفید ہوڈی پہنے ہوئے تھا، بال ماتھے پر گرے ہوئے تھے۔ چشمہ اتارتے اس کی نظروں نے شیلا کو ادھر ادھر تلاش کیا۔ بلا شبہ وہ تھکے تھکے انداز میں بھی بلا کا حسین لگ رہا تھا، اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ واقعی ایک ساحر تھا۔ جن کی اس پر نظر پڑی ٹھہر گئی، ایسے ہی تو شیلا پاگل نہیں تھی اس کے پیچھے۔
उसने फारिब को देखते ही नज़ाकत से हाथ हिलाया। वो उसको देखता उसकी टेबल पर बैठ गया। मेरे ख्याल से पहले कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। वो उसके चेहरे को तकती मुस्कुराती गोया हुई, मैं यहाँ पर लंच करने नहीं आया मिसेस जहांगीर, आप बात शुरू करें अपनी। शैला से बेनियाज इधर उधर देखता सर्द लहजे में बोला। शैला को गुमान हुआ कहीं वो उठकर ही ना चला जाए। अंदाज ही ऐसा था। वो फौरन बात पर आती बोली, हाँ तो सुनो, मेरी आदत नहीं है घुमा फिराकर बात करने की। बात सारी है कि मेरा दिल आ गया तुम पर। तुम्हारे हुस्न ने मेरी रातों की नींदें चुरा ली हैं। शैला की बात से वो हैरान तो काफ़ी हुआ, लेकिन उसका चेहरा बेतासुर था। अच्छा, तो आप ये कहना चाह रही हैं कि आपके शोहर के दुश्मन पर आपका दिल आ गया? क्या बात है। वो तंजिया मुस्कुराया था और साथ साथ ये भी बावर कराया था कि वो किसी की बीवी है। हाँ तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, दिल तो किसी पर भी आ जाता है। तुम्हारा भी मुझ पर आ जाएगा वक्त के साथ साथ। आखिर को मैं इतनी हसीन जो हूँ। वो अपने बाल झटकती इतरा कर बोली थी। वाकई वो बहुत हसीन थी, किसी का भी उस पर दिल आ सकता था। लेकिन मसला ही सारा ये था कि वो किसी ही तो नहीं था, वो तो फारिब हयात मिर्ज़ा था। तो आपसे किसने कहा कि फारिब हयात मिर्ज़ा हुसन के पीछे भागता है? वो फुर्सत से अपने बाजू सीने पर लपेटे मुस्कुरा कर बोला। शैला लाजवाब हुई, फिर अपने आप को कंपोज करती बोली, तो कितनी देर लगती है मोहब्बत होने में? आई एम श्योर तुम मेरी खूबसूरती के आगे हार जाओगे। कोई बात नहीं सूझी तो घुमा फिराकर फिर वही बात बोली थी। ज़ाहरी खूबसूरती पर सिर्फ नज़रें ठहरती हैं, जबकि रूह की खूबसूरती पर दिल ठहर जाता है। उसकी तबीयत में मौजूद गैर संजीदगी अब कहीं भी नहीं थी। शैला की ज़ुबान को चुप लगी। और जो ये कहते हैं कि वो ज़ाहरी खूबसूरती पर मर मिटे, असल में तो वो मोहब्बत के मायने से भी नावाकिफ़ होते हैं। और एक बात बताएं, आप जैसे लिबास पहनकर घूमती हैं, आपको क्या लगता है मर्दों की नज़रें जो आपकी तरफ उठती हैं उनमें एहतराम होता है, इज़्ज़त होती है? तो सिरे से ही गलत हैं आप। जो नज़रें आपको ऐसे लिबास में देखकर ही झुक जाती हैं, एहतराम उनमें होता है, इज़्ज़त उन नज़रों में होती है। और जो नज़रें आपको सताइश आमेज़ लग रही होती हैं, वो गलाज़त से भरपूर होती हैं। वो सामने की जानिब देख रहा था। शैला ने गौर किया, उसने एक दफ़ा भी उसकी तरफ नज़र उठाकर नहीं देखा। फारिब जैसे जैसे कहता जा रहा था, शैला को लग रहा था पीसी की छत उस पर गिरती जा रही है। वो होंक बनी फारिब को सुन रही थी। सब छोड़ेंगे, बताएं, अपने शोहर के साथ बेवफाई करते हुए किसी गैर मर्द से मोहब्बत का इजहार करना क्या आपको सही लगता है? तो आप एक और दफ़ा गलत हैं। वो जैसा भी है, उसने कभी आपके साथ बेवफाई की? उसने तो मर्द होकर नहीं की। आप यूँ सरेआम अपने जज्बों से किसी गैर मर्द को रोशनास करवा रही हैं। आपको अपनी जगह अपना आप सही लग रहा होगा, लेकिन वाज़ेह रहे सिर्फ आपकी अपनी नज़र में ही ये सही है। गौर करिएगा कि आप कहाँ कहाँ गलत हैं। शैला का दिल कांपा था। आज उसको अंदाज़ा हुआ था वो वाकई कितनी गलत है। फारिब अपनी जगह से उठा और ग्लासेस लगाता गोया हुआ, अब मैं चलता हूँ। उम्मीद है आप मेरी बातों पर गौर करेंगे। और हाँ, आखिरी बात, वैसे तो मोहब्बत मेरे बस की नहीं है, लेकिन जब होगी ना दुनिया देखेगी। फारिब हयात मिर्ज़ा की मोहब्बत का अंदाज। अल्लाह हाफिज़। ये कहता वो चलता बना। पीछे वो नम आंखों से उसकी पुश्त देखती रहेगी। आज वो जान की थी नज़रों में फ़र्क। आज वो जान की थी मोहब्बत के मायने। आज वो जान की थी बेवफाई और वफाई में फ़र्क। हफ्सा, हफ्सा सुनो यार। फरा उसको आवाज़ें लगाती तकरीबन भागती हुई उस तक पहुंची थी। हफ्सा आवाज़ सुनकर एकदम मुड़ी थी। खूबसूरत सुनहरी बड़ी बड़ी आंखें, जिन पर गोल चमचा खड़ी नाक, गुलाबी होंठ, कमर तक आते लंबे स्याह बाल, गुलाबी गुलाबी सी रंगत, मुनासिब कदो कामत। वो लड़की गोया चलती फिरती क़यामत थी, लेकिन चेहरे पर एक सोगवारियत सी थी। फरा उस तक गुस्से से आई, लेकिन न जाने क्या था, उसके चेहरे पर एक सख्त निगाह भी नहीं डाली जाती थी। वो थी ही इतनी मासूम भोली सी। यार कहाँ थी, आओ वहाँ चल कर बैठते हैं। उसके सुने बगैर उसका हाथ पकड़कर बेंच की जानिब चल दी। हफ्सा बैठती हुई हल्की सी नरम आवाज़ में बोली, हाँ मैं भी तुम्हें ही ढूंढ रही थी यार, वो नोट्स। फरा बेजारी से उसकी बात काटती हुई बोली, यार अभी ना पढ़ाई की बात मत करो, अभी अभी लेक्चर को भुगत कर आ रही हूँ, नॉट अगेन। हफ्सा उसकी तरफ मतवज्जे होती बोली, तुम कहो मैं सुन रही हूँ। फरा को हमेशा उसकी ये उदासी खटकती थी। वो चाहती थी उसकी ये दोस्त हमेशा खुश रहे, लेकिन कुछ चीज़ें आप चाहकर भी ठीक नहीं कर सकते। वो सर झटकती शरारत से बोली, अबे यार मैंने तुझे बताया ही नहीं। तुझे पता है हमारे बराबर में नए लोग शिफ्ट हुए हैं। उनका बेटा इतना हैंडसम है, अल्लाह करे मेरा शोहर भी ऐसा ही हो। बाकी किसी चीज़ से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम क्या कहती हो? हफ्सा सामने की तरफ देखती संजीदगी से बोली, फरा जानती हो जो औरतें बेवकूफ़ी में सूरत देखकर अपनी पूरी ज़िंदगी का फैसला कर लेती हैं, वो सारी ज़िंदगी पछताती हैं। माना कि हर मर्द एक जैसा नहीं होता, बहुत से खूबसूरत के साथ खूबसूरत भी होते हैं, लेकिन बाज़े रहे ऐसा हर दफ़ा नहीं होता। अच्छी शक्ल वाले से शादी कर भी ली और वो तुम्हें जूते की नोक पर रखेगा, तो ऐसी सूरत तुम्हें कितने दिन अच्छी लगेगी? एक दिन, 2 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता। और अगर इसके बरक देखा जाए, अरे
अगर एक खूबसूरत शख्स से शादी करोगी तो वो भले ही अच्छी शक्ल का हामिल नहीं होगा, लेकिन अगर वो तुम्हें इज्जत देगा तो तुम अपनी पूरी ज़िंदगी उसके साथ बुरे से बुरे हालात में भी गुजार लोगी। और तुम जानती हो एक औरत मोहब्बत से बढ़कर इज्जत मांगती है, इसलिए दुआ किया करो अल्लाह तुम्हें खूबसूरत मर्द दे जो इज्जत लेना और देना जानता हो। बाकी खूबसूरती और दौलत का क्या है, दोनों ही इंसानों को रास नहीं आती। फरहा ने उसको बहुत गौर से देखा था। मासूम तो वो बहुत थी, लेकिन उसकी बातें बहुत गहरी होती थीं, दिल पर जाकर लगती। फरहा को कभी कभी रश्क आता था, कोई इतनी गहराई से कैसे सब देख और सोच सकता है। लेकिन उसको क्या पता था ये लड़की इतना सह कर भी किसी से कुछ नहीं कहती थी, अपनी छोटी से छोटी बात भी सिर्फ अल्लाह से करती। उसका मानना था अल्लाह से बेहतरीन हमारा मददगार और दोस्त कोई हो ही नहीं सकता। वो गुमसुम सी महल नुमा घर में दाखिल हुई। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सब लुट गया हो। वो अपने कमरे की जानिब बढ़ी थी कि जहांगीर की आवाज़ उसकी समातों से टकराई। हाय शैला, कम हियर एंड मीट मिस्टर ख्वाजा। वो वैसे ही अपने ख्यालों में खोई उसकी जानिब बढ़ गई। उसी घड़ी उसका फ़ोन बजा था। वो एक्सक्यूज़ करता बाहर की जानिब चल दिया। हाय शैला, ख्वाजा ने उसको आते देकर अपना हाथ आगे किया। शैला ने उसके हाथों को गौर से देखा, फिर एकदम वो होश में आई। हाय। वो महज इतना बोलकर खामोश हो गई। ख्वाजा ने अपना आगे बढ़ाया हाथ वापस खींच लिया। यू आर लुकिंग प्रिटी एज ऑलवेज। शैला ने उसके तबसरे पर नज़र उठाकर उसको देखा था। वो गहरी नज़रों से उसको घूर रहा था। एक बात बताएं, आप जैसे लिबास पहनकर घूमती हैं, आपको क्या लगता है मर्दों की नज़रें जो आपकी तरफ उठती हैं उनमें एहतराम होता है, इज्जत होती है? फारिब की आवाज़ उसको हर तरफ गूंजती हुई महसूस हुई। उसने ख्वाजा की आंखों में झांका। जो नज़रें आपको सताइश आमेज़ लग रही होती हैं वो गलासत से भरपूर होती हैं। ख्वाजा की गलीज़ नज़रों ने उसको अपने लिबास पर गौर करने पर मजबूर कर दिया। वो लाल स्लीवलेस टॉप जो घुटनों से काफ़ी ऊपर और जिस्म से काफ़ी चिपका हुआ था, उसके साथ तंग पैंट पहनी हुई थी। उसको अपने आप से घिन आने लगी। वो भागती वहाँ से निकली और कमरे में घुसी, दरवाज़ा लॉक करके वहीं बैठती चली गई। उसका बस नहीं चल रहा था। वो अपने आप को आग लगाते कि वो वाकई आज तक अपने ऊपर पड़ने वाली घिनौनी नज़रों को अपना सर का ताज समझती आई थी। दरवाज़ा बजा। आगा जान मुस्कुरा दिए और बोले, आ जाओ। फरहाद अंदर आया और उनके बिल्कुल सामने बैठ गया। सर झुका हुआ था। आगा जान उसको देखते बोले, बरखुरदार, आजकल कहाँ रहते हो? और हैरान कुन बात, तुम तो आजकल गुस्सा करते भी दिखाई नहीं दे रहे हो, माजरा क्या है? फरहाद ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट सजाता बोला, अरे ऐसी बात नहीं है आगा जान, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। खैर आप बताएं, कोई ख़ास बात? आगा जान अपना ऐनक दुरुस्त करते बोले, देखो बच्चे, सिर्फ होंठों को फैला लेना मुस्कुराहट नहीं होती, मुस्कुराया तो दिल से जाता है। फरहाद ने सर उठाकर उनको देखा। बात बहुत गहरी थी, लेकिन वो समझने से कासिर था कि आगा जान ऐसे क्यों कह रहे हैं। वो मज़ीद बोले, फरहाद बेटा, मैं तुमसे खुलकर बात करना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ तुम सच सच सब बताओगे। फरहाद ने इस बात में सर हिला दिया, अलबत्ता बार बार उसका ज़हन सायरन बजा रहा था। आगा जान ने उसको इशारा करके अपने पास बुलाया। वो उठा और बिल्कुल उनके सामने बेड पर बैठ गया। वो बोलना शुरू हुए। लहजा हमेशा की तरह नरम और शफकत भरा था। फरहाद, अगर मैं ये कहूँ कि मैं जानता हूँ कि तुम मोहम्मद को पसंद करते हो। फरहाद का जिस्म मानो काटो तो लहू नहीं, वो सकते में आ गया। वो बोले, बेटा, अगर तुम उसको पसंद करते हो तो ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम तो जो सोच लेते हो वही करते हो, तो इस बार मुझे क्यों लग रहा है कि तुम बिल्कुल कमज़ोर पड़ रहे हो? फरहाद समझ चुका था। उनको कैसे पता चला? अपने आप को ही उसने ढेरों लानतों से नवाजा। मतलब उसने सोच भी कैसे लिया कि फारिब उसके फैसले के खिलाफ होकर भी चुप रहेगा? वो उनकी गोद में सर रख कर लेट गया और बोला, आगा जान, मैं उसकी हिफाजत नहीं कर सकता, मैं उसके काबिल ही नहीं हूँ। वो उसके सर पर चपत लगाते बोले, तुम्हारे अंदर कब से एहसास कमतरी जागी? तुम इतने इरादों के कच्चे कब से होने लगे? मुझे तो ये वो फरहाद हयात मिर्ज़ा नहीं लग रहा जो अपने से जुड़े हर रिश्ते की अपनी जान से बढ़कर चाहता है और उसका मानना है कि जो उसका है वो उसका ही रहेगा। कुछ देर के लिए तो वो वाकई लाजवाब हो गया और जब बोला तो लफ्ज़ों में बेबसी ही बेबसी थी। वो उसके साथ खुश रहेगी आगा जान, मैं जानता हूँ। उसका लहजा बता रहा था उसका अपना फैसला उसके अंदर काफ़ी तोड़ फोड़ कर चुका है। आगा जान उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोली, बेटा, जिनको खुद से बढ़कर चाहा जाता है ना, उनके लिए खुद को फना कर दिया जाता है। और मैंने तुम्हें उसको खुद से बढ़कर चाहते देखा है। तुम ये शायद समझ नहीं रहे, लेकिन तुम्हारी कैफियत मुझे ये समझाने को काफ़ी थी कि तुम उसके तहफ़्फ़ुज़ और खुशी के लिए अपने वजूद को भी किसी खाते में नहीं लाओगे। तो मुझे बताओ कि क्या कोई शख्स तुमसे ज़्यादा उसको चाह सकता है? क्या कोई उसका तहफ़्फ़ुज़ तुम्हारी तरह कर सकता है? नहीं फरहाद, नहीं। तुम बताओ, क्या उसकी तरफ गलत निगाह से देखने वाले? वो उनको बिल्कुल सुन होकर सुन रहा था। आगा जान की बातों ने गोया उसके मुंह से ज़ुबान छीन ली थी। वो बिल्कुल दम बखुद रह गया था, लेकिन उनके अगले अल्फाजों ने उसको तैश दिलाया। वो आग बगोला हो गया, झटके से उठा था।
आगा जान, उसकी तरफ गलत निगाह डालने वाले की आंखें निकाल लूंगा, उसके खिलाफ बकवास करने वाले की जुबान खींच लूंगा, उसकी तरफ बढ़ते गलत कदमों को काट दूंगा, उसकी हिफाजत के लिए उस खबीस इंसान को जिंदा जला दूंगा। मोहम्मल को सोचने का हक सिर्फ मेरा है। उसका ये अंदाज आगा जान को चौंका गया था। आंखें देखते हुए अंगारों की मानित दग रही थी। उसका जिस्म मोहम्मल को किसी और के साथ सोचकर ही जल रहा था, मानो ये तपिश टकराने वाले को भी खाक करने की ताकत रखती। आगा जान ने शफकत से उसके सर पर हाथ फेरा और बोले, बेटा, हर फैसला जज्बात से नहीं किया जाता। बहुत से फैसलों में दिमाग को सरबरा बनाना पड़ता है, और ऐसे ही कई में दिल को सोच समझकर जो कदम उठाते हैं वो ज़िंदगी में पछतावों का शिकार नहीं होते। और मुझे अपने शेर से उम्मीद है ये हर उम्मीद पर पूरा उतरेगा। आगाजान उसको काफ़ी ठंडा कर चुके थे और वो भी ये बात समझ चुका था कि वो जज्बात में आकर बहुत गलत करने जा रहा है। बेख्तियार आगे बढ़ा और आगाजान के गले लग गया। वो उनका सबको सपोर्ट सिस्टम थे, उन सब की जान बसती थी आगाजान में। आगाजान मुस्कुराते उससे अलग हुए और बोले, अब सोच समझ कर फैसला करना, और कुछ भी सिला चाहिए हो तो हाजिर हूँ, ठीक बच्चे। वो मुस्कुराकर अपनी जगह से खड़ा हुआ कि उसकी नज़र साइड टेबल पर पड़ी और उस चीज़ को देखते ही वो एकदम आगे बढ़ा। उसको खोलते ही उसकी आंखें बेयकीनी से फैल गईं। उसने पलट के आगा जान को देखा। वो मुस्कुराहट दबाते कंधे उचका के जानते थे अब फारिब की चीखें पूरे घर को हिला देने को तैयार थीं और वो कमरे से तेजी से निकला था। आ गई तुम सैर सपाटे करके? नवेरा उस पर नज़र डालती तेज़ आवाज़ में बोली। भाभी मैं कॉलेज गई थी। वो नज़र झुकाती सिर्फ इतना ही बोली थी। मुझे क्या पता भाई, तुम कॉलेज का बोलकर कहाँ जाती हो? हिफ्सा ने कर्ब से आंखें मींची थीं। तुम्हारे माँ बाप तो सुकून से कब्रों में जा बैठे, भाई तुम्हारा बाहर है। अब मैं भी इतनी बिजी रहती हूँ, कितना नज़र रखूँ तुम पर? वो चलती हफ्सा के सामने खड़ी हुई। भाभी आप क्यों रोज़ रोज़ एक ही बात कहती हैं? आपको मैं ऐसी लगती हूँ जो अपने माँ बाप की इज्जत का पास ना रख सकूँ? रोज़ रोज़ अपने किरदार की गवाही देते वो थक चुकी थी। बीबी ये पारसा बनने के ड्रामे मेरे सामने मत किया करो। वो उसको नहुसत से देखती, बाल झटकती एक अदा से आगे बढ़ी थी। उसके पीछे हफ्सा अपनी नम आंखों से उसकी पुष्ट देखती रह गई। वो 14 साल की थी जब एक कार एक्सीडेंट में उसके मॉम डैड इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनके इंतकाल के बाद ये हसास तबीयत लड़की अपने आप से ही जंग लड़ती रही। उससे 5 साल बड़े भाई मुर्तज़ा ने सारा बिजनेस छोटी उम्र में ही संभाल लिया। वो उसका भी काफ़ी ख्याल रखता था। ज़िंदगी अपनी डगर पे चल रही थी कि एक दिन उसके ऑफिस की एक वर्कर नवेरा ने उससे मोहब्बत का इजहार किया और आहिस्ता आहिस्ता उसको भी उससे मोहब्बत हो गई। चंद साल बाद उसने शादी कर ली। भाई के सामने तो भाभी उससे बिल्कुल ठीक रहती, लेकिन जब से वो अपने काम के सिलसिले में बाहर ममालिक जाता तो वो उसके साथ मुलाजमों से भी बदतर पेश आती और तरह तरह के इल्ज़ाम लगाकर उसके वजूद को छलनी कर देती। साथ साथ ये धमकी भी मिलती कि अपने भाई को एक लफ्ज़ भी बोला तो मुर्तज़ा को लेकर वो बाहर शिफ्ट हो जाएगी और हफ्सा यहाँ अकेली रह जाएगी। हफ्सा डर के सहम के रिश्तों को बचाने के लिए हर वार सह जाती। उसको लगने लगा था अब शायद बाकी ज़िंदगी भी ऐसी ही गुजरनी है, लेकिन उसको क्या पता था उसकी किस्मत में एक शहजादा लिख दिया गया था। ज़ावियार कमरे में बैठा कल की मीटिंग की प्रेजेंटेशन को आखिरी टच दे रहा था कि फारिब अंदर दाखिल हुआ और संजीदगी से बोला, ज़ावी डैड बुला रहे हैं। वो अलग बात थी कि उसकी संजीदगी किसी सूरत ज़ावी को हजम नहीं हुई थी। वो वापस लैपटॉप पर झुका और बोला, उनको बोल बस आया। फारिब सर हिलाता चला गया। वो भी अपने काम में लग गया। अभी चंद सेकंड ही गुजरे थे कि फारिब की आवाज़ गूंजी, डैड ज़ावी कह रहा है मैं नहीं आ रहा। ज़ावियार तो हक्का बक्का रह गया और पल में उठकर बाहर भागा। फारिब जो रेलिंग पर लटका हुआ था ज़ावी को खतरनाक इरादे से अपनी तरफ आते देखकर नीचे भागा। सामने खड़े शहरयार साहब के पीछे खड़ा हो गया और उनको कंधों से पकड़ता बोला, चाचू यार अपनी तोपों का रुख इस तरफ करें, दुश्मन हमारे ऊपर हमला करने वाला है। उन्होंने फारिब को कान से पकड़कर आगे किया और शरारत से बोले, अच्छा मिस्टर फारिब, लेकिन मुझे तो लग रहा है ये बंदा खुद दुश्मन को ललकार कर आया है। वो ढेरों तरह के हंस दिया और सामने से आती इफ्रा के पीछे हो गया और उस पे इसी तरह कंधों से पकड़ लिया। उस बेचारी के तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ज़ावी आगे आया और बोला, फारिब कुछ भी हो जाए आज तूने नहीं बचना मेरे हाथों से। ज़ावी जैसे उधर आता वो इफ्रा को इधर कर देता। उसी तरह करते करते साथ में ज़ावी को भी चिढ़ाने से बास नहीं आ रहा था। इफ्रा जिसके हाथों में फूलों की टोकरी थी फारिब से सख्ती से बोली, और फारिब अगर मेरे हाथों से ये फूलों की टोकरी गिरी ना तो तुम्हारा वो हाल करूँगी कि तुम याद करोगे। वो फूलों की दीवानी थी और उनसे गजरे बनाना उसको बहुत पसंद था। इफ्रा का कहना ही था कि ज़ावी आगे आया, वैसे ही फारिब ने उसको झटके से अपने सामने किया और नतीजतन ये हुआ कि 7 फूल ज़मीन पर गिरकर अपनी बेकदरी पर रो रहे थे। फारिब के मुंह से बेसाख्ता निकला, ओ तेरी खैर।
یہ کہتے ہی وہ آغا جان کے کمرے کی طرف بڑھا تھا جب وہاں سے نکلتے فرحاد کے ہاتھ میں موجود چیز اس کو صحیح حواس باختہ کر گئی تھی۔ آج اس کی صحیح ریڑھ لگنی تھی، یہ وہ سمجھ چکا تھا۔ پیچھے دیکھا تو وہ دونوں سینے پر ہاتھ باندھے کھڑے تھے، آگے دیکھا تو فرحاد بھوکے شیر کی طرح کھڑا تھا۔ وہ ان دونوں سے تو پھر بچ جاتا، لیکن فرحاد سے بچنے کے تو کوئی آثار اسے نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ تھوک نکلتا گارڈن کی جانب بھاگا تھا، وہ تینوں بھی اس کے پیچھے آئے۔ فرحاد نے تھوڑی محنت کے بعد فارب کو پکڑ لیا۔ افرا اور زاویہ تو وہیں کرسیاں گھسیٹ کر بیٹھ کے مہینے میں ایک دفعہ لازمی ان دونوں کی ہاتھا پائی ہوتی تھی۔ بقول گھر والوں کے یہ وہ وقت ہوتا تھا جب فرحاد کی ہمت جواب دے دیتی تھی۔ فارب کو برداشت کرتے کرتے، اور فارب اس وقت کچھ کر بھی نہیں پاتا تھا، باقی لوگ بڑے مزے سے انجوائے کرتے تھے۔ فرحاد نے ایک مکہ مار کر اس کو گھاس پر ڈھیر کر دیا اور اٹھنے کا موقع دیے بغیر اس کو دے دیا موقع دیے بغیر اس کو پیٹے جا رہا تھا۔ فارب کی آوازیں وہ دو کرسیوں پر بیٹھے نفوس بڑی دلچسپی سے سن رہے تھے۔ سالے فرحاد، بس کر، میری ہڈیاں پناہ مانگ رہی ہیں۔ منحوس انسان، بھلائی ہی تھی اس میں تیری، سالے چھوڑ دے۔ فرحاد بھی دو بدو بولا، کمینے انسان، اس طرح کون بھلائی کرتا ہے؟ تجھے تو آج معذور کے بغیر میں نہیں چھوڑنا۔ فارب نے زوردار آواز میں دہائی لگائی، ارے بچاؤ، کوئی، یہ جلاد جان لے لے گا میری۔ مار وہ اتنی زور سے نہیں رہا تھا جتنی زور سے فارب چلا رہا تھا۔ افرا اور زاوی تالی مار کر ہنسے تھے۔ زاوی اس کو چڑھاتا بولا، فارب کیسا لگ رہا ہے؟ تیری بے چین ہڈیوں کو سکون نصیب ہو رہا ہوگا۔ شور کی آواز سن کر آغا جان اور سارا بیگم بھی باہر آئیں اور منظر دیکھ کر ہنسی تو بہت آئی، لیکن دبا لی۔ فرحاد اس کی اچھی طرح دھلائی کرنے کے بعد اس کے اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ سارا بیگم فرحاد کو ہٹاتی بولی، فارب تنگ کرتے ہی کیوں ہو تم؟ فارب کپڑے جھاڑتا انتہا کی معصومیت سے بولا، یا چچی کہاں تنگ کرتا ہوں، لوگ خود ہی تنگ ہو جاتے ہیں۔ فرحاد نے اس کو آنکھوں ہی آنکھوں میں کمرے میں آنے کا بولا اور اندر چلا گیا۔ باقی سب بھی چلے گئیں، لیکن زاوی اور افرا اس کو چڑھا کر جانا نہیں بھولے تھے۔ وہ منہ پھلا کر بڑبڑایا، سالے نے جی بھر کے مار بھی لیا، اب کمینہ کمرے میں عدالت لگائے گا۔ سر جھٹکتا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اپنے ٹیرس پر کافی کا مگ تھامے کھڑی تھی۔ محمل، یہ پہن لو، تمہیں سردی لگ رہی ہے۔ اپنے خیالوں میں گم وہ بہت خوبصورت مسکرائی تھی، اس جیسی کیا؟ ہاں، ایک لفظ اور بولا نا محمل کے بارے میں، مجھے تمہیں یونیورسٹی سے باہر نکلوانے میں ایک منٹ بھی نہیں لگے گا، سمجھے؟ رہ رہ کر اس کا دھیان فرحاد کی طرف ہی جا رہا تھا۔ مسکراتے مسکراتے وہ چاند کو تک رہی تھی۔ فارب اندر آیا تو دیکھا فرحاد پرسکون سا بیٹھا تھا۔ فارب جی بھر کے بدمزہ ہوا، پیٹ لیا، مل گیا سکون، میری ہڈیوں کا حلوہ بنا دیا۔ رحم نہیں آیا اپنے معصوم بھائی کے حسین جسم پر مکے برساتے ہوئے؟ کوئی ایسے بھی مارتا ہے کیا؟ نہ چلنے کے قابل چھوڑا، نہ لیٹنے کے، کمینے سالے۔ جبڑا باہر آ گیا میرا تو ہے ہی صفاق، کوئی اپنے جگر کے ٹکڑے کے ساتھ کرتا ہے کیا ایسے؟ فرحاد ایک دم خطرناک تیوروں سے اٹھا۔ فارب گڑبڑا کر آہستہ سے بولا، مطلب مارنا ہی تھا تو اکیلے میں مار لیتا، سب کے سامنے زحمت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ فرحاد ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا اور بولا، بکواس بند، اب کام کی بات کر۔ کیا ہے یہ، آپ بتانا پسند کریں گے یا میں اپنے ہاتھوں کو زحمت دوں؟ اس نے وہ کارڈ فارب کے ہاتھ پر رکھا جس پر بڑی خوبصورتی سے تحریر تھا، نکاح سیریمنی آف جہانزیب احمد اینڈ وافیہ فرزام۔ فارب نے لمبی سانس کھینچی اور شروع ہوا، بھائی بتا رہا ہوں نا، تو دور جا کر بیٹھ۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اس دن جب پھپھو جان آئی تھی جہانزیب کی فیملی کے ساتھ، ان کی بات کو سن کر تیرے ساتھ ساتھ مجھے بھی جھٹکا لگا، لیکن تجھ میں اس وقت مجنوں کی روح گھسی ہوئی تھی تو وہ بات پوری سنے بغیر ہی اٹھ کر دفع ہو گیا تھا۔ لیکن میں بیٹھا رہا اور تیرے جانے کے بعد یہ انکشاف ہوا کہ وہ محمل کی نہیں، جہانزیب کے دوسرے نمبر والے چاچو فرزام انکل کی بیٹی وافیہ کی بات کر رہے تھے۔ تو سالے جذباتی انسان بات پوری سن لیتا نا تو نہ میرے دماغ کو کھچڑی بناتا، نہ خود مجنوں کی نسل کا آخری چراغ بن کر بھٹکتا۔ لیکن خیر، تیری تو حرکتیں ہی ایسی ہیں۔ آغا جان کو ہو گیا شک، انہوں نے مجھے بلایا کمرے میں اور ساری بات کھل گئی۔ پھر انہوں نے مجھے بولا کہ فی الحال تجھے سچ نہ بتاؤں اور تیرے تاثرات دیکھوں۔ بھائی تو ہار مان سکتا تھا لیکن میں نہیں۔ تم سب کی خوشیوں کے لیے کوئی مجھ سے میری جان بھی مانگے تو میں دے دوں گا، یہ تو پھر چھوٹی سی بات تھی۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا جس دن تجھے پتا چلے گا اس دن میری دھلائی ہوگی، اور بس آج تو نہ منحوس چلنے کے قابل بھی نہیں چھوڑا۔ ہائے، اس نے بات ختم کی۔ فرحاد ایک جھٹکے سے آگے بڑھا اور اسے گلے لگا لیا۔ بے شک فارب اس کی کسی نیکی کا بہترین تحفہ تھا اور وہ یہ بات پوری دل جمی سے جانتا تھا۔ فارب بھی مسکرایا، فارب میری جان، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں تیرا شکریہ کیسے بولوں، تو نے زندگی کے ہر قدم پر میرا ساتھ دیا ہے۔ وہ اس کے گلے لگے ہی بولے جا رہا تھا۔ فارب نے ایک زوردار مکہ اس کی کمر پر جڑا تھا، کمینے اب مجھے شکریہ بولے گا سالے؟
फरहाद मुस्कुराता उससे अलग हुआ, साइड टेबल से मोबाइल, वॉलेट और चाबियां उठाता उसको घसीटता बाहर ले गया। पीछे फारिब चिल्लाता रहा, बता तो दे कहाँ फेंकने जा रहा है। अब वो दोनों मोहमिल की गली के 2 चक्कर लगा चुके थे। फारिब तो बराबर सीट पर बैठा सिर्फ फरहाद की हरकतें देख रहा था। एक बात तो बता यार, की गली में मर जाना इश्क है, समझ में आता है, लेकिन यार की गली में चक्कर लगाना कौन सा इश्क है। वो फरहाद की हरकतें समझने से कासिर था, जो बार बार टेरेस बालकनी झांकता देख रहा था, शायद मोहमिल नजर आ जाए। फारिब ने अपना सर पीट लिया। हाँ ना, वो तो तेरे ख्यालों में गुम टेरेस पर कॉफी का मग थामे मुस्कुराती चांद को तकती तेरी सूरत उसमें तलाश कर रही होगी ना, वो तंजिया बोला। फरहाद कहका लगाकर हंस दिया और उसको इशारा किया कि वहां देखो, जहां मोहमिल बिल्कुल फारिब के खींचे गए नक्शे के मुताबिक वैसे ही खड़ी थी। ओ तेरी खैर, किन आशकों में फंस गया तू फारिब, उसने अपना सर पकड़ लिया। फरहाद ने मुस्कुराते गाड़ी अब घर के रास्ते पर डाली। फारिब यार बस अब बहुत हो चुके हैं, मुझे मोहमिल से बात करनी है अब, वो ड्राइव करता संजीदगी से बोला था। ओ भाई, बात क्या करनी है, प्रपोज करना है। और देख, इस मामले में मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि भाई तेरा इस मामले में बिल्कुल नकम्मा है। वो बोला तो संजीदगी से था, लेकिन फरहाद सामने देखता भी जानता था शरारत साफ उसकी आंखों में नाच रही होगी। वो मुस्कुरा वो मुस्कुराहट दबाता ड्राइव करने लगा, क्योंकि अब फारिब ने चुप नहीं होना था। खुद से मना करते करते भी वो 100 तरीके बताने वाला था, जो शायद अगर रांझे को पता लग जाते तो वो हीर से शादी के बगैर तो बिल्कुल भी ना मरता। अच्छा, सिद्दीकी इंडस्ट्रीज की डील का क्या हुआ? सुबह के 6:30 का वक्त था और फारिब उन लोगों को घसीटकर करीबी मौजूद पार्क में जॉगिंग की गर्ज से लाया था। फरहाद और जावी के बीच होती उस गुफ्तगू से सख्त बेजार नजर आ रहा था, मगर चारा भी कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र सामने से आते वजूद पर पड़ी, आंखों में चमक उभरी थी और होंठों पर जानदार मुस्कुराहट खिली थी। अरे, मेरा भाई आ गया। उन दोनों ने नजर उठाकर सामने देखा तो शयान मुस्कुराता उनको देखता उसी तरफ आ रहा था। वाह भाई, आज तो फौजें जॉगिंग पर आई हुई हैं। चलो, फरहाद और फारिब की तो समझ में आती है, लेकिन जाविया और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसकी कहानी से कौन ना वाकिफ था। जाविया ने ठीक पने का मुजाहरा करते हुए फारिब की तरफ इशारा किया था। 1 सेकंड में सारी कहानी उसकी समझ में आई थी। शयान छोड़ इनको, ये बोर लोग हैं, तू आ मेरे साथ। वो उसको लेता चल दिया। उस बेचारे के दिमाग की से एक खिचड़ी बनी थी। मत देख, नहीं आई। चारों तरफ इफ्रा को खोजती नजरें पल में साकित हुई। हैं कौन, किसकी बात कर है? कुछ हो या ना हो, ये साला फरहाद से पिटवाएगा। वो अनजान बना था, वो ही जिसको ढूंढने के चक्रों में तुम्हारी गर्दन 360 के एंगल में घूम रही है। वो घर पर मस्त सो रही है। एक तो लापरवाह से अंदाज में तीली लगाना कोई फारिब से सीखे, साला कमीना। कोई नहीं, मुंह पर बोल दे, आई डोंट माइंड। एक पल को तो उसका मुंह खुला था, कमीना। दूसरे पल मुंह से निकला था, फारिब का कहकर सारे माहौल में गूंजा। अच्छा चल, मैं बताता जा रहा हूँ, तू सोचना कि कैसा मंजर होगा। वो दोनों जॉगिंग करते बातों में भी मसरूफ थे। अच्छा चलो, शयान ने संजीदगी से कहा था। बेचारे को अंदाजा नहीं था ना आगे कहने क्या वाला है वो। सोच, बहुत प्यारा सा लॉन डेकोरेट हुआ है, हर तरफ गुलाब के फूल ही फूल हैं, सारा माहौल गुलाबों की खुशबू से महक रहा है। शयान होले से मुस्कुराया था। उसके दिमाग में मंजर सा बना था। निकाह के बाद का मंजर है तो शेरवानी में खड़ा इफ्रा का इंतजार कर रहा है। वो बहुत हसीन तैयार सामने से चलती आ रही है। मैंने माइक तुझे फेंका, सब तेरे गाने का इंतजार कर रहे हैं। सारी लाइट्स बंद हुई, बस तुम्हारे और इफ्रा पर लाइट का फोकस है। शयान पूरी तरह मंजर में खो चुका था। उसके लब मुस्तकिल मुस्कुरा रहे थे, सुरमई आंखें मुस्कुराहट का साथ दे रही थी। वो फारिब के अगले जुमले का इंतजार कर रहा था। और तू गाना शुरू करता है, जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। शयान के मुस्कुराते लब सुकड़े थे। वो एकदम फारिब की तरफ खतरनाक इरादों से मुड़ा था। कौन सी मनहूस खड़ी थी जब फारिब के सामने इत्तराफ किया था। साले फारिब, तो रुक, भागना मत, अब मैं तुझे अच्छी तरह बताता हूँ। भाई, अब मैं क्या करूँ अगर तेरी स्टोरी इस गाने के साथ मैच हो रही है तो? ये कहते ही फरहाद बचाओ चिल्लाता भागा था। फरहाद और जावी उन दोनों को देखते खुलकर मुस्कुराए थे। वो आता फरहाद के पीछे हो गया। फरहाद हट जा सामने से, इस कमीने को आज मैं पिट्टे बगैर नहीं जाऊंगा। शयान ने तो आज किसी सूरत नहीं बख्शना था उसको। अच्छा अच्छा, मैं समझा दूंगा इसको। फरहाद फारिब को अपने बाजू के हल्के में लेता बोला। तो तू समझाएगा इस कमीने को? बचपन से आज तक कोई समझा पाया है इसको? नहीं। फरहाद, फारिब और जावियार तीनों के मुंह से एक साथ निकला। शयान नफी में सर हिलाता मुस्कुरा दिया। अच्छा चलो, ये सब छोड़ो, अब बात सुनो मेरी। शयान एकदम संजीदा हुआ। उसने उसे अलिफ से लेकर ये तक सारी बात बताई जो उसके और फारिब के दरमियान हुई थी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, फारिब नहीं जाएगा, तो सुन ले मेरी बात। फरहाद हत्ते से उकड़ा था।
हाँ फारिब, शयान की पूरी टीम है, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है ये सब करने की। जावियान ने भी अपना हिस्सा डाला। मैंने भी उस बेगैरत को यही कहा था, लेकिन मेरी एक नहीं सुनी तुम लोग ही समझाओ। शयान कुछ पुरसकून हुआ था कि चलो ये लोग समझा लेंगे, लेकिन वो भी जानता था जिद पर जब आ जाएं तो फरहाद फारिब एक दूसरे को भी पीछे छोड़ देते हैं। भाइयों बात तो सुनो, वो एहतजाज करता चिल्लाया। नहीं सुन रहे, तू नहीं जाएगा, कह दिया तो कह दिया, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। अब एक लफ्ज भी कहा और इस बारे में तो। और बस फरहाद को गुस्सा चढ़ा था। फरहाद मेरी जान, कुछ नहीं होगा ना, शयान की पूरी टीम होगी यार बैग पर। शयान तो समझाना यार इसको। फारिब ने शयान की तरफ देखा था, बेबस होकर देखा। कुछ नहीं बोलेगा शयान भी, तुझे मेरी बात समझ में नहीं आ रही फारिब मैं क्या कह रहा हूँ। फरहाद का चेहरा सुर्ख हो रहा था गुस्से की शिद्दत से। वो किसी सूरत फारिब को मौत के मुंह में नहीं धकेल सकता था। फारिब सही तो कह रहा है, फरहाद तो क्यों बीच में आ रहा है। जावियार ने उसको प्यार से समझाना चाहा। मैं बीच में नहीं आ रहा जावियार, मैं इसको बताना चाहता हूँ मेरे खानदान की तरफ जो आंखें उठाकर देखते हैं मैं उसकी आंखें निकालने में देर नहीं करता। उसका लहजा सर्द हुआ। यार अल्लाह पर भरोसा करो, इंशाल्लाह सब अच्छा ही होगा। फरहाद यार देख, तूने हमेशा मेरा साथ दिया तो फिर आज भी मान जाना। उसने फरहाद को अपने साथ लगाया। फारिब मैंने हमेशा तेरा साथ सही जगह पर दिया है, तू क्यों नहीं समझ रहा, मैं तुझे मौत के मुंह में नहीं धकेल सकता। वो थके थके लहजे से बोला। फरहाद चलो इस बात की गारंटी मैं देता हूँ, तेरे इस गुर्दे जिगर को कुछ नहीं होने दूंगा, भरोसा रख। सब जानते थे फारिब अड़ गया अपनी बात पर तो वो पीछे हटने वालों में से नहीं है। सिर्फ उसका ही नहीं अपना भी रखना, तुम दोनों में से किसी को कुछ नहीं होना चाहिए। फरहाद ने हार मानते हुए कहा। इंशाल्लाह। सब ने यक जुबान होकर कहा। अच्छा अब ये जानजेब का निकाह हो जाए फिर इस पर भी काम करते हैं इंशाल्लाह। फारिब की बात पर सब ने हामी भरी थी। वो दोनों KFC में मौजूद अपनी दुनिया में गुम थी कि सामने से आते उस वजीर शख्स को देखती फातिमा को एक ही पल में वो काफ़ी हैंडसम लगा, लेकिन अगले पल उसने अपना सर झटका था। यार इसको देखो, हीरो जैसे लुक्स है ना बिल्कुल। मारिया ने जावियार को देखते फातिमा से कहा था। फातिमा ने मुड़ के देखा तो वही था जो उसको भी खासा हैंडसम लगा था। उसने महज इतना कहा और अपनी बातों में लगी। थोड़ी ही देर गुजरी थी जब वो जाने के लिए उठी तो फातिमा की नज़र उसके वॉलेट पर पड़ी जो वो भूल कर जा चुका था। लो जी, बिल गेट्स का पोता अपना वॉलेट भूल गया है। साथ खड़ी मारिया को कोहनी मार कर मतवज्जे किया। क्या अबे कौन, वो तजस्सुस से बोली थी। उसने उसका वॉलेट उठाया और बाहर की जानिब तेजी से गई थी। उसको आसपास तलाश किया। एकदम से रोड के उस पार वो अपनी गाड़ी के पार खड़ा फोन पर बात करता नजर आया। वो जल्दी से उसको देने उसकी तरफ लपकी, लेकिन गाड़ियों की भीड़ की वजह से वो उस तक पहुंच नहीं पा रही थी। उसको लग रहा था कि कहीं वो अपना वॉलेट लिए बिना चला ही ना जाए। फिर उसके शैतानी दिमाग ने काम करना शुरू किया, लेकिन यकदम ख्याल आया नाम तो पता ही नहीं है तो आवाज़ कैसे लगाई जाए। यही मसला बराबर में खड़ी मारिया से डिस्कस किया। यार उसकी स्लीव्स फोल्डेड थीं और कुछ तो याद आ नहीं रहा था। फातिमा चिल्लाई। फोल्डेड स्लीव्स? आसपास से कई लड़के पीछे मुड़े थे सवाए जावी के। फातिमा मारिया की तरफ मुड़ी और एक भरपूर लानत देकर दोबारा सीधी होगी। जाने की जगह अब भी नहीं मिल रही थी, लेकिन वो सामने खड़ा साफ नजर आ रहा था। एक दफा और चिल्लाया गया, ओए हीरो। अब की बार तो जितने लड़के खड़े थे सबने मुड़ मुड़ कर उसकी तरफ देखा था। वो मारिया की तरफ झुकी और बोली, ओए इन सबको क्यों लगा कि उनके थोपड़े हीरो जैसे हैं? यार होंगे ना वो अपनी अम्मा के लाल पीले 14वीं के चांद। वो भी फौरन बोली थी, ओए इस वाले को देख, फुप्पो का अमजद लग रहा है। और मुड़ा कैसे था हीरो पर। और बस यहीं दोनों की बिना ब्रेक वाली हंसी छूटी थी। सबने मुड़कर देख लिया था, ना देखा था तो हीरो ने। हीरो को खबर ही कहाँ थी। अचानक बात करते करते जावियार की नज़र उस पर पड़ी और उसको लगा आसपास सब ठहर गया हो। ओह देखा हीरो ने। मारिया ने हंसते हुए फातिमा को उसकी तरफ मतवज्जे करवाया। उसने जावियार को इशारा किया तो वो होश में आया। इतने में ट्रैफिक लाइट के लाल होने पर वो दोनों की तरफ बढ़ी थीं। सर ये आपका वॉलेट आप अंदर भूल गए थे। उसके करीब आते फातिमा ने उसका वॉलेट उसको थमाया था और बस जल्दी सुने। वो बेसाख्ता उसको पुकार बैठा। जी। वो संजीदगी से मुड़ी थी। शुक्रिया। वो मुस्कुरा कर बोला था। वो भी मुस्कुराती मारिया का हाथ पकड़ के आगे बढ़ गई और वो उसको रोड क्रॉस करते देख रहा था। ऐसे चल रही थी जैसे रेड कारपेट बिछा हो। वो रोड क्रॉस करते ही मारिया ने पीछे जो नज़र मारी तो वो वैसे ही खड़ा उनको देख रहा था। उसने फातिमा को कोहनी मारी। ओए देख, ये तो अभी भी हमें ही देख रहा है। मैं बता रही हूँ ये भेंगा होगा, देख के ही रहा होगा गलत फहमी में हम पड़ रहे हैं। और ये बेचारे को एक सेकंड में मैडम ने भेंगा करार देकर अपना रास्ता नापा था। जावियार उसको जाता देखता मुस्कुराया। अपनी पूरी जिंदगी में अगर किसी के साथ शादी की तमन्ना हुई थी, किसी को दिल ने बिला वजह ही चाहा था, किसी ने महज आवाज़ सुनकर ही वो गर्विदा हो गया था, तो वो यही लड़की थी। ये सोचता ग्लासेस लगाता अपनी गाड़ी में बैठा। बात सुनो, तुम कॉलेज से जल्दी आ जाना, ज़रा तुम्हें देखने को ही आ रहा है। नाश्ते की टेबल पर बैठी हफ्सा को नवेरा ने मुखातिब किया।
हफ्सा का मुंह की तरफ जाता हाथ रुका। भाभी, मैंने आपसे कहा तो था मुझे अभी शादी नहीं करनी, आप प्लीज मेरी पढ़ाई तक रुक लें, उसके बाद किसी से भी करा दीजिएगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। वो अपने मखसूस नरम लहजे में बोली थी, आंखों में हल्की हल्की नमी चमक रही थी। तुम्हारा बाप नहीं बैठा जो तुम्हें पढ़ाई लिखाई, चुपचाप से करो शादी और हम पर से बोझ कम करो। उसको दो टोक जवाब देती वो टेबल से उठी। हफ्सा कहना चाहती थी कि भाई तो है ना, लेकिन कैसा भाई जो उसकी आंखों को नहीं पढ़ पाया, जो उसके चेहरे पर सजी मुस्कुराहट के पीछे छुपा दर्द तकलीफ नहीं समझ पाता था, जो बीवी की मोहब्बत में अंधा होकर बहन से बिल्कुल कट चुका था। उसको सब सारी आरइश देकर ये भूल चुका था कि उसको इन चीज़ों की नहीं अपने भाई के साथ की उस वक्त ज़रूरत थी। उसकी आंखों से आंसू टूटकर बेमोल हुए, जिन्हें वो जल्द कोई कीमती मोती की तरह चुनने वाला था। उसकी ज़िंदगी को खुशियों से भरने वाला था। कोई था जो उसको अपनी जान से बढ़कर चाहने वाला था, कोई था जो उसकी सीरत पर फिदा होने वाला था। ये क्या हुलिया बनाकर घूम रही हो, जाओ कपड़े बदल कर आओ, ये पहनोगी तुम? उसको फुल मैक्सी पर अच्छी तरह दुपट्टा अपने ऊपर फैलाए देखते ही जहांगीर ने नहूसत से कहा, क्यों? इस वजह से कि इसमें मेरे जिस्म की नुमाइश नहीं हो रही? जहांगीर हैरत से उसका चेहरा तकता रह गया। पागल हो गई हो क्या? क्या बकवास कर रही हो? वो उसके बदले हुए रवैये को समझ नहीं पा रहा था। अच्छा सारी फजूल बहस छोड़ो, जाओ तैयार होकर आओ, वो थोड़ा प्यार से बोला। बेड पर रखी वो साड़ी उठाई और जहांगीर की तरफ फेंकी थी। जहांगीर तैश से आगे बढ़ा और उसका गला पकड़ा और गराया था। ये क्या बदतमीजी है? मैंने तुमसे कहा तुम्हें जान से मार दूंगा अगर बदतमीजी की मुझसे तो। दफा और ये पहन कर आओ। उसने उसका गला छोड़कर वो साड़ी शैला के मुंह पर मारी। वो अपना गला सहलाती बोली, जहांगीर, मैंने कहीं पढ़ा था मर्द को तो उस हवा से भी दुश्मनी महसूस होती है जो उसकी बीवी को छू कर गुजरे। कैसे मर्द हो तुम जो अपनी ही बीवी को गैर मर्दों की गलीज नजरों का निशाना बना रहे हो? जहांगीर का हाथ उठा और उसके गाल पर निशान छोड़ गया। वो बेड पर जाकर गिरी थी। ये जो तुम्हारी आंखों पर पट्टी बंधी है ना, इसको उतार दो वरना मेरा तरीका तुम्हें पसंद नहीं आएगा। वो अपना कोट सही करता बोला। पट्टी तो अब उतरी है, साफ नजर तो अब आ रहा है और अपने ही वजूद से घिन भी अब आ रही है। जहांगीर उसकी बात सुने बगैर कमरे का दरवाज़ा जोर से बंद करके जा चुका था। वो एक झटके से उठी और फारिब को मैसेज किया, ममा। सीढ़ियों से उतरती इफ्रा का एकदम पाँव स्लिप हुआ था। वो तो शुक्र था आखिरी सीढ़ियों पर थी, वरना बेचारी ने कलाबाजी खाकर ज़मीन पर लैंड करना था। ओए क्या हुआ? पास से गुजरता फारिब भाग कर आया। जो बैठी पाँव से ला रही थी उसको सहारा देकर उठाया और लाउंज में लाकर सोफे पर बिठाया और उसके पाँव का मुआयना करने लगा। कुछ भी नहीं हुआ था, बस हल्की सी मोच आई थी, लेकिन उसको बयान कुछ यूं किया गया। ओ इफ्रा, ये तो क्या? अब तो इसमें रॉड डलेगी। कान लगा कर सुनो, हड्डी से आवाज़ भी आ रही है। हाय, पता नहीं कितने टुकड़े हुए होंगे तुम्हारी हड्डी के। पूरी संजीदगी से बोलता वो इफ्रा को हवास पख्ता कर गया। है क्या? मम्मा, मेरा पाँव टूट गया। अब जो उसने रोना शुरू किया, फारिब ने कानों को हाथ लगाया। देखो अब रोने से क्या होगा, हड्डी थोड़ी जुड़ जाएगी, कोई बात नहीं, हम प्लास्टिक का पैर लगवा देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना है, बस लंगड़ा कर चलोगी, ज़्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती, तकलीफ होगी और शायद ऑपरेशन भी हो, बस और कुछ नहीं होगा। और यहाँ आगा जान ने उसको कान से पकड़कर उठाया। हाँ पर खुरदार, क्या कहा जा रहा है? उसका कान मरोड़ते उन्होंने उससे मुस्कुराहट दबाते कहा, कुछ नहीं आगा जान, मैं तो कह रहा था कुछ भी नहीं हुआ, बस एक दो दफ़ा दवा लगाई तो ठीक हो जाएगा। यही यही है जो चिल्लाई जा रही है। मासूमियत की इंतहा करते फारिब मुकर चुका था। झूठ बोल रही है आगा जान, मैं मुंह तोड़ दूंगी फारिब तुम्हारा। आगा जान ने इफ्रा के बराबर बैठते उसका पाँव देखा और फारिब से फर्स्ट एड बॉक्स मंगवाया था। देखो मैं तो भाग जाऊंगा, तुम ये बताओ लंगड़ा कर कब तक मुझे मारने की हसरत लिए मेरे पीछे आओगी? फिर आखिर तुम्हारी प्लास्टिक की टांग भी जवाब दे देगी। ये कहता वो भागा था क्योंकि पीछे से सारा बेगम और सवेरा बेगम आ रही थी। हाथ लग जाता तो बस खैर नहीं थी। साथ ही मोबाइल जेब से निकाला। शयान, लुढ़क गया इश्क तेरा, रुला कर गया इश्क तेरा का बेड़ा गर्क करते हुए शयान को इफ्रा की सीढ़ियों से गिरने का भी फौरन बताया गया था। जी बोले, आपने बुलाया था? फारिब ने रेस्टोरेंट में शैला के सामने बैठते हुए कहा। शैला काफ़ी बदली बदली लग रही थी, उसका हुलिया इस बात की गवाही दे रहा था। फारिब, मैंने तुम्हारी बातों के बारे में सोचा, तुम हर तरह से सही थे, मैं गलत थी, मैं अब और उस शख्स के साथ नहीं रह सकती, तलाक नहीं ले रही, लेकिन अब सब छोड़कर जा रही हूँ बाहर। लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें कुछ देने आई हूँ, हो सकता है तुम्हारे कुछ काम आए, मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। और हाँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सही रास्ते की पहचान करवाने का। उसने मुस्कुरा कर कहा और चल दी। फारिब ने वो फाइल उठाई और जब खोला तो वो दंग रह गया। मैं तो बस सीधी सीधी उतर रही थी, एकदम पाँव मुड़ा और गिर गई। हाय अल्लाह, इतना दर्द हुआ मत पूछे। वो तो फारिब गुजर रहा था तो उसने मुझे सहारा देकर उठाया और मुझे तो चलते हुए भी लग रहा था मेरी हड्डी तो गई, लेकिन आपको कैसे पता होगा मोच आने का दर्द क्या होता है? शयान उसकी आयादत को आया हुआ था और जिस अंदाज से फारिब ने गिरने का बताया था, आते साथ ही एक सही का मुक्का भी जड़ा गया उसके। और अब
वो और फारिब बैठे इफ्रा से पूरे वाक़े की रुदात सुन रही थी। आखिरी बात पर तो शेयान की आंखें पूरी खुली थी। हैं क्या? हाँ बे, वाकई मुझे कैसे पता होगा? सही तो कह रही थी, एक आर्मी वाले को क्या पता मोच आने का दर्द क्या होता है। अल्लाह दुश्मन को भी ऐसी चोट से बचाए। पता नहीं उसको कहा हुआ है, शायद मेरे गिरने का कुछ ज़्यादा ही सदमा लग गया बेचारे को। जब से जो कह रही हूँ मुंह बंद करके सुने ही जा रहा है। वो तो सारी दुनिया से बेनियाज अपनी किए जा रही थी। शेयान ने सर झुकाए बैठे फारिब को एक नज़र देखा था। उसको बाहर अपने और फारिब की बात याद आई। ये तू क्या कर रहा है? फारिब जो अपने कानों में रूई ठूस रहा था शेयान की बात पर चौंका। चाहिए तुझे भी? उल्टा सवाल आया था। नहीं, मुझे क्यों चाहिए होगी? तो पागल हो गया क्या? शेयान को उसकी दिमागी हालत पर शक हुआ। अभी पता चल जाएगा, आओ अंदर चलते हैं। और अब ये हाल था कि इफ्रा ने अपने गिरने का ही किस्सा घुमा फिराकर 5वीं दफ़ा बताया था। लेकिन मुकाबिल भी शेयान था। उसको इफ्रा के एक एक अंदाज से इश्क था। हर बात ऐसे सुन रहा था जैसे पता ही अभी चली हो। फारिब ने शेयान को देखकर नफ़ी में सर हिलाया, लेकिन उसका दिल बहुत खुश था। वो इफ्रा के लिए ऐसा ही शख्स चाहता था जो उसकी बावली बहन को सर आंखों पर बिठाए। अरे क्या हुआ मेरी बहन को? फरहाद परेशान सा अंदर दाखिल हुआ। फारिब ने नामहसूस अंदाज में अपने कानों से रुई निकाली। फरहाद, मैं तो बस सीधी सीधी उतर रही थी, एकदम पाँव मुड़ा और गिर गई। हाय अल्लाह, इतना दर्द हुआ मत पूछो। वो तो फारिब गुजर रहा था तो उसने मुझे सहारा देकर उठाया, और मुझे तो चलते हुए भी लग रहा था मेरी हड्डी तो गई। और हर पहर फारिब ने हल्की आवाज में इफ्रा के साथ दोहराया था। शयान ने मुस्कुराहट दबाते उसको गर्दन से पकड़ा। साले तू बाहर चल, तुझे बताता हूँ। चलो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाओगी। वो लाड से फरहाद के कंधे पर सर रखी बैठी थी और फरहाद उसको तसल्ली दे रहा था। चलो भाई, मुझे ज़रा काम है, मैं चलता हूँ, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। और इफ्रा घबराना नहीं, बिल्कुल भी बकवास करेगी, इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाओगी, तुम ख्याल रखना अपना। अल्लाह हाफिज़। शेयान ने मुस्कुराते नरम आवाज़ में उसको तसल्ली दी। वो भी महज मुस्कुराकर सर हिलागी। साले के आते ही साला गायब हो रहे। फारिब की नज़रों में कई की बात पड़ते शेयान ने मुस्कुराहट दबाई और कमरे से निकला था। अब फारिब उठा और फरहाद की दूसरी तरफ बैठा। हाँ, जराब की गर्दन ठीक हो जाओगी। तुम क्या हुआ? अगर तुम्हारी एक टांग कट जाएगी तो फिक्र ही मत करो, तुम्हारा भाई अभी जिंदा है, अपनी एक टांग तुमको दे देगा, तुमसे बढ़कर है क्या? क्यों फरहाद? अब जिसकी टांग का सवाल था उसकी रजामंदी भी तो जरूरी थी, इसीलिए साथ बैठे फरहाद को भी मुखातिब किया गया। फरहाद, समझा लो इसको। वो फरहाद को देखती रूहान सी होकर बोली, कोई नहीं, मेरी बहन पर मेरी दोनों टांगे कुर्बान। छेड़ा तो उसने इफ्रा को था, लेकिन फारिब के कान खड़े हुए थे। इससे पहले वो कुछ बोलती फारिब ने एहतजाज किया। फरहाद, मैं बता रहा हूँ, अभी अपने हाथ तोड़वा कर आ जाऊंगा। बस चेल्सी का कीड़ा काटा था। मेरी जान तुम पर दोनों हाथ कुर्बान। फरहाद भी कुछ ज्यादा ही मूड में था। साले कुछ पुर्जे नहीं, वाली जान के लिए भी बचा ले। फारिब फरहाद के कान के पास बुड़बुड़ाया, और यहाँ फरहाद का कहका बेसाख्ता था। और ये कौन से राजो न्याज हो रहे हैं जो मुझे नहीं बताए जा रहे? इफ्रा ने शक्की निगाहों से दोनों को घूरा था। तुम अपनी टांग पर फोकस करो चुड़ैल। अभी बताती हूँ फारिब, तुम्हें सुबह से बहन को ड्राई जा रहा है। सवेरा बेगम सूप का बाउल इफ्रा के सामने रखती फारिब से बोली थी। मॉम, मैं क्या करूँ अगर मेरी बहन मेरी बातों में आसानी से आ जाती है तो? वो कंधे उचका गया। अब तुम नजर आओ उसके आसपास भी, तुम्हें अच्छी तरह से बताऊंगा। मुस्कुराहट दबाते सिकंदर और शहरयार साहब भी अंदर दाखिल हुए, और ऐसे करते करते आगा जान, सवेरा बेगम और जावियार सब अंदर आते सोफे और बेड पर बराजमान हुए थे। देख रही हो फारिब, कितने लोग मेरे साथ हैं? इफ्रा इतरा कर बोली। सबके चेहरों पर मुस्कुराहट खिली थी। मेरे साथ फरहाद है, अब बोलो। और सारा कर वाकिफ था उसका यही जवाब होना है। जी नहीं, फरहाद मेरे साथ है। और अब लड़ाई शुरू हुई थी, और ये लंबी चलनी थी। फरहाद ने साइड ड्रॉ से रुई निकालकर अपने कानों में ठूसी। सारे घर वाले उसकी इस नोक झोंक को एंजॉय कर रहे थे।